recording. So our topic for today is feminism. एक्चुअली हमारे टॉपिक जो सब्जेक्ट वाइज टॉपिक है वो फेमिनिज्म है, लेकिन इट इज अ ब्रॉड सेंस। वो फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म पढ़ना है हमको, लेकिन हम पहले फेमिनिज्म का मीनिंग देखेंगे, तभी हमको फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म का मीनिंग समझ आएगा। Feminism is a range of social, political movement and ideologies that aim to define and establish the political, economic, personal, and the social equality of the sexes. See, feminism is nothing but social, politically, or economically और personally women's males या फिर और भी जितने भी सारे sexes हैं उन सबको equality देना। Feminism holds the position that societies prioritize the male point of view and what women are treated unjustly in these societies. फेमिनिज्म इसीलिए ये वर्ड कहा जाता है, ये वर्ड इस चीज को प्रायोरिटी देता है कि मेल के पॉइंट ऑफ व्यू को ज्यादा अहमियत और फीमेल के पॉइंट ऑफ व्यू को लेस वैल्यू दी जाती है। ऐसा फेमिनिज्म का मतलब मानना है। फेमिनिज्म कि ये एफर्ट है कि ये चेंज करना चाहता है, फाइट करना चाहता है जेंडर स्टीरियोटाइप्स, लाइक बॉय एंड गर्ल के बीच में जो स्टीरियोटाइप्स रहते हैं। जैसा कि एक मदर है तो इफ शी इज गिविंग मिल्क 2 ग्लासेस में और मिल्क थोड़ा सा कम है तो वो गर्ल को कहेगी या तो कि यू डोंट ड्रिंक मिल्क टुडे, आज बॉय को दे देते हैं, या फिर वो बॉय को ज्यादा क्वांटिटी और गर्ल को कम क्वांटिटी देती है। ऐसा इसका एग्जाम्पल दिया गया है। तो फेमिनिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, वो मूवमेंट में वुमेन के राइट्स, वुमेन का राइट टू वोट, वुमेन जैसे कि पब्लिक ऑफिसेस में वर्क करना, वुमेन को इक्वल पेमेंट देना, वुमेन का प्रॉपर्टी में राइट रहना, वुमेन को एजुकेशन देना, वुमेन के भी इक्वल राइट्स है मैरिज में, और मैटरनिटी लीव वुमेन को देना। ये सारे चीजों के लिए एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ था जिसका नाम था फेमिनिस्ट मूवमेंट। ओके, तो फेमिनिस्ट मूवमेंट में वुमेन के राइट्स, बेसिक राइट्स है इक्वल पे। लेकिन आज भी देखा गया तो कहीं भी हमारे टीचिंग प्रोफेशन को ही देख लिए तो गवर्नमेंट में तो नहीं होता, लेकिन प्राइवेट सेक्टर्स में हम देख लिए तो वुमेन को कंपेयरिंग टू मेन कम पे रहता। तो ये इसी के लिए मूवमेंट स्टार्ट हुआ था कि वुमेन के राइट्स, उन लोग को राइट टू वोट दो, या फिर पब्लिक ऑफिसेस में एज ए ऑफिसर वुमेन को पोस्ट दो, हाई पोस्ट वुमेन्स को भी दो, उन लोग का खुद का प्रॉपर्टी में कुछ शेयर रहना, उन लोग भी इक्वल एजुकेशन मिलना उन लोग को, और उन लोग के मैरिज जो भी एक वेडिंग है उसमें वुमेन के भी इक्वल राइट्स रहना जितने एक मेल के हैं, वुमेन को मैटरनिटी लीव दिए जाना। ये सारे चीजें ये मूवमेंट में वुमेन्स बताए। नॉट ओनली वुमेन्स, कुछ मेल्स भी थे जो इन लोग को बहुत ही सपोर्ट करे। तो ये था फेमिनिज्म और फेमिनिस्ट मूवमेंट। आई होप ये दोनों चीजें आप लोग को अभी क्लियर है कि फेमिनिज्म क्या और फेमिनिस्ट मूवमेंट में क्या हुआ था। तो कमिंग टुवर्ड्स आवर टॉपिक, दैट्स फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म। तो फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म इट इज अ रिजल्ट ऑफ वुमेन मूवमेंट। जो ये फेमिनिस्ट मूवमेंट या वुमेन मूवमेंट जो हुआ था उसका रिजल्ट है फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म। क्या है फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म? फर्स्ट वी विल हैव अ लुक एट इट्स इंट्रोडक्शन। Feminist criticism emerged as a literary wing of the women's movement in 1960s in England, America and continental Europe. ये फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म जो है वुमेन्स की साइड लेने के लिए स्टार्ट हुआ था। ये 1960s में स्टार्ट हुआ था। ओके, ये 1960s में स्टार्ट हुआ था फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म। ये वुमेन के साइड लेने के लिए स्टार्ट हुआ था। ये जो वुमेन मूवमेंट, फेमिनिस्ट मूवमेंट हुआ था उसका रिजल्ट है ये फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म। ये इंग्लैंड, अमेरिका और दूसरे यूरोप के कॉन्टिनेंशियल पार्ट्स में स्टार्ट हुआ था। It began out the literary debates around feminism during what is called the second wave of feminism and later became the
Elitech by branching various dimensions like gynocriticism, equity, feminism, womanism and so on. ये इसकी शुरुआत एक सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म से हुई थी. फेमिनिज्म के भी वेव्स आए थे, तो जब सेकेंड वेव आई थी फेमिनिज्म की, तब फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म स्टार्ट हुआ. बाद में इसकी एक्लिटिक मतलब एक वाइड रेंज ब्रांचेस इसके हो गए, जैसे कि गाइनो क्रिटिसिज्म आ गया. लेट मी मेंशन इट हियर. गाइनो क्रिटिसिज्म आ गया, इक्विचर आ गया, फेमिनिज्म आ गया, वुमेनिज्म आ गया. ये सारी चीजें आगे फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म आने के बाद. अब ये पहले तो हम ये देखेंगे कि ये फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म जब आया वो वेव्स क्या थे, क्यों थे, क्या वेव्स थे, वो देख लेंगे. उसके बाद इनिशियली गायनो क्रिटिसिज्म क्या है, इक्वी क्रिटिसिज्म क्या है, ये हम देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू क्लियर यू वन थिंग, दैट इज फेमिनिज्म क्या है मालूम, फेमिनिस्ट मूवमेंट क्या है आप लोग को मालूम. तो फेमिनिस्ट मूवमेंट, फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म में फेमिनिस्ट मूवमेंट के वेव्स थे, फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव एंड थर्ड वेव. जब उसका सेकेंड वेव आया तभी फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म स्टार्ट हुआ. 3 वेव्स थे इसके. फर्स्ट वेव, तो जो फर्स्ट वेव थी वो 1830s में स्टार्ट हुई थी और अर्ली 90s में वो एंड हो गई थी. जो फर्स्ट वेव थी वो 1830s में स्टार्ट हुई थी और 1980s में एंड हो गई थी. ये इस वेव में ये हुआ था कि वुमेन अपने इक्वल राइट्स के लिए, कॉन्ट्रैक्ट के लिए, प्रॉपर्टी के राइट्स के लिए, पॉलिटिकल पावर के लिए, जैसे कि वोटिंग राइट्स के लिए उस टाइम पे वुमेन्स फाइट कर रहे थे. और पॉलिटिकल एजेंडा ये लोग उठाए थे कि इन लोग को पॉलिटिकल एजेंडा के थ्रू ये लोग बोले कि इन लोग को सेक्सुअल, रिप्रोडक्टिव और इकोनॉमिक मैटर्स में भी इन्वॉल्व होने का मौका देना चाहिए. अगर मेंस से ज्यादा नहीं तो एटलीस्ट मेंस के इक्वल तो भी वुमेन्स को इतना हक होना चाहिए कि वो लोग इकोनॉमिक, रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल मैटर्स में बोलना. आई हैव मेंशन इट हियर, आप लोग को क्लियर हो जाएगा. इकोनॉमिक, रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल मैटर्स. लेट्स कम टुवर्ड्स द सेकेंड वेव. तो ये जो सेकेंड वेव था ये स्टार्ट हुआ था इन द ईयर 1960s and it lasted in the year 1980s. ये सेकेंड वेव जो था वो 1960s में स्टार्ट होके 1980s में एंड हुआ. यही सेकेंड वेव में हमारा फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म स्टार्ट हुआ था. ये ऐसा टाइम था जहां पर वर्क प्लेस, सेक्सुअलिटी, फैमिली और रिप्रोडक्टिव राइट्स के लिए लड़ाई की गई थी, आर्ग्यूमेंट हुआ था. ये टाइम में जब यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स को ऑलरेडी रीस्ट्रक्चर इटसेल्फ, मतलब वर्ल्ड वार के बाद का टाइम है ये. सॉरी, वर्ल्ड वार जब मतलब बिगिन हो रहा था, ये सब लड़ाइयाँ एंड ऑल, उस टाइम इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं थी सारे कंट्रीज की. और अमेरिका पूरा बिखर गया था, वो खुद को मतलब अपने कंट्री को वापस बना रहा था, रिकंस्ट्रक्ट कर रहा था अपने कंट्री को. तब ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ. तो वुमेन यहाँ पर ये लोग ऐसा बोले कि अमेरिकन कि वुमेन्स को ऑलरेडी इक्वल राइट्स मिल गए, ऐसा ये लोग अपने माइंड में सोच लिए, प्रिसीव्ड कर लिए कि वुमेन्स हैव मेट द इक्वल राइट्स. जो लोग के गोल्स वो लोग को ऑलरेडी मिल गए और एक्सेप्शन
ये है कि ऐसा मतलब मिले नहीं थे, लेकिन ये लोग अपने माइंड में सोच ले कि इन लोग को ऑलरेडी जो राइट्स होना था वो मिल गए। लेकिन वुमेन्स उस टाइम पे क्या करे, एक पिटिशन डाले, रेक्टिफिकेशन करे, जो वुमेन्स राइट एक्ट था उसमें थोड़े से चेंजेस कर कर इक्वल राइट अमेंडमेंट बोल के डाले, जो कि आज तक भी पास नहीं हुआ, वो अभी तक भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। क्या था वो एक्ट? आई राइट इट हियर। इक्वल राइट्स अमेंडमेंट स्टार्ट करे थे, जो कि अभी भी पेंडिंग है। तो यही हुआ था सेकेंड वेव में। अमेरिका खुद को रिकंस्ट्रक्ट कर रहा था, और ये लोग माइंड में ये सोच लिए कि ऑलरेडी वुमेन्स को इक्वल राइट मिल गया। 1960s टू 1980s का टाइम था ये। उसके बाद थर्ड वेव में माइक्रो पॉलिटिक्स ऑफ जेंडर इक्वालिटी स्टार्ट हुआ। मतलब जो वर्ड फेमिनिस्ट है, इसको क्रिटिसाइज किया गया। जो फीमेल की पॉपुलैरिटी जो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, उसको अलग अलग तरीके से देखा गया। जैसे कि फीमेल को एको कल्चर फेमिनिस्ट, मतलब फीमेल फेमिनिज्म, इस सब के और भी ज्यादा टाइप स्टार्ट हो गए। जैसे कि फेमिनिस्ट आउटलुक्स, एको कल्चर फेमिनिस्ट बन गया, द रेडिशल्स बन गया, लिबरल रिफॉर्म बन गया, द इलेक्ट्रॉल, द एकेडमिक, एको फेमिनिस्ट, ऐसे कई सारे फेमिनिज्म्स बन के आ गए। क्यों ऐसे कई सारे फेमिनिज्म्स बन के आ गए? क्योंकि वो जो फेमिनिस्ट थे, जैसा कि अब द एकेडमिक फेमिनिस्ट है, तो लोग एकेडमिक में फीमेल्स को ये फ्रीडम दो, ये फ्रीडम दो, ऐसा दो, वैसा दो बोलते थे। तो पर्टिकुलरली उस ग्रुप को द एकेडमिक फेमिनिस्ट का नाम दे दिया गया। फिर जो एको फेमिनिस्ट थे, वो ऐसे फीमेल्स थे, या फिर ऐसे मेल्स, फेमिनिस्ट कोई भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, इट्स जस्ट अ थॉट जो हमारे माइंड में होता है कि इनको इतने राइट्स देने चाहिए, इनका इतना राइट होना चाहिए, या फिर फीमेल्स को भी लिबर्टी देनी चाहिए। तो जो व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, या एको फेमिनिस्ट। तो जो एको फेमिनिस्ट होते हैं, वो लोग बोलते हैं कि इकोनॉमिकली या फॉरेस्ट कल्चर को लेके, नेचर को लेके वुमेन्स को ये राइट्स देने चाहिए। जो लोग ऐसा सोचते हैं, उन लोग को एको फेमिनिस्ट की कैटेगरी में कैलकुलेट किया जाता। तो ऐसे आज हमारे पास प्रेजेंट एरा में देखे तो कई सारे फेमिनिज्म्स है। और ये जो थर्ड वेव स्टार्ट हुई थी, ये 1990s में स्टार्ट हुई थी, एंड अभी भी चल रहा है सिलसिला। क्लियर है फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव आप लोग को? सो ये जो फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म था, इसके अर्ली स्टेज में वर्जीनिया वुल्फ अपनी एक बुक लिखी, a, a room of one's own, which was written by वर्जीनिया वुल्फ। ये बुक इन्होंने लिखी इन द ईयर 1929। अ रूम्स ऑफ वन ओन, ये बुक वर्जीनिया वुल्फ फेमिनिज्म के फेवर में लिखे थे। लेट्स सी कौन कौन से राइटर्स, कौन कौन से बुक्स वुमेनिज्म के लिए लिखे थे, और जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है आज के टॉपिक के हिसाब से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वर्जीनिया वुल्फ लिखे थे 1929 में, जो बुक का नाम था अ रूम्स ऑफ वंस ओन। नेक्स्ट इज
सेवन डिवियर्स, इन्होंने जो फेमस बुक्स लिखी थी द सेकेंड सेक्स, इनकी एक बुक का नाम था द सेकेंड सेक्स। द सेकेंड सेक्स इन द सेंस फर्स्ट सेक्स जो है वो मेल है, जो सेकेंड सेक्स है वो फीमेल है। ऑल मेन आर मॉर्टल, इनकी और एक बुक का नाम है ऑल मेन आर मॉर्टल। द मैंडरिन्स, इनकी और एक बुक है द मैंडरिन्स। द वुमेन डिस्ट्रॉयड, ये इनके 4 फेमस वुमेन फेमिनिज्म पे जो इन बुक्स लिखे, ये 4 बुक्स है इनके, ये 4 फेमस बुक्स हैं इनके जो इन वुमेनिज्म पे लिखे। नेक्स्ट इज केट मिलेट। सेक्सुअल पॉलिटिक्स, सिस्टरहुड इज पावरफुल एंड सीता। दिस इज हिज 3 फेमस बुक। एंड केट मिलेट जो थे वो अपने ओरिजिन से अमेरिकन थे। केट मिलेट जो है अमेरिकन थे और ये 3 बुक्स इन्होंने फेमिनिज्म के फेवर में लिखी थी। नेक्स्ट इज एलन शोवाल्टर। ये एक ब्रिटिश थे। इन्होंने जो फेमस बुक्स लिखी थी वो है द फीमेल मैलेडी, नेक्स्ट है फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म इन वाइल्डरनेस, फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म इन वाइल्डरनेस, और थर्ड है सेक्सुअल एनार्की। जुडिथ बटलर हमारे और एक राइटर हैं जिन्होंने वुमेनिज्म के बारे में लिखा था। इनके फेमस राइटिंग्स थे जेंडर ट्रबल, बॉडीज दैट मैटर एंड अनडूइंग जेंडर। लेट्स हैव अ लुक एट देम अगेन। फर्स्ट जो राइटर थे वो है सेवन डिवियर्स। इनकी बहुत ही फेमस राइटिंग है द सेकेंड सेक्स, ऑल मेन्स आर मोर्टल, द मैंड्रिन्स, द वुमेन डिस्ट्रॉयड। ये 4 इनके फेमस राइटिंग थे जो इन्होंने फेमिनिज्म के फेवर में लिखे। ऐसा नहीं है कि ये राइटर्स के ये जो टेक्स्ट है वो लोग इतने ही टेक्स्ट अपने लाइफ में लिखे या फिर इतने ही एसेस अपने लाइफ में लिखे। ये लोग अलग अलग एरा में अगर थे, जैसे कि ये लोग अगर कोई और एरा में भी थे तो इन लोग वो एरा में वो हिसाब से अपने अलग बुक्स लिखे, लेकिन पर्टिकुलरली फेमिनिज्म के लिए जो बुक्स लिखे, जो राइटिंग्स लिखे, हम आज उन्हीं को लेकर बात कर रहे हैं। तो सेवन डिवियर्स के ये 4 बुक्स जो है द सेकेंड सेक्स, ऑल मेन आर मोर्टल, द मैंड्रिन्स, द वुमेन डिस्ट्रॉयड, ये फेमिनिज्म के ऊपर है। नेक्स्ट इज द केट मिलेट, इन अमेरिकन है। सेक्सुअल पॉलिटिक्स, सिस्टरहुड इज पावरफुल एंड सीता, ये 3 बुक्स इन्होंने लिखे। सिमिलरली एलन शोवाल्टर जो ब्रिटिश है, इन फीमेल मैलेडी, फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म इन वाइल्डर एंड सेक्सुअल एनर्जी, ये 3 बुक्स इन्होंने लिखे। ये 3 राइटिंग्स थे इनके। नेक्स्ट इज जुडिथ बटलर, जेंडर ट्रबल, बॉडीज दैट मैटर एंड अनडूइंग जेंडर, ये सारे इनके वर्क्स है।
नाउ विल हैव अ लुक एट गाइनोक्रिटिसिज्म। गाइनोक्रिटिसिज्म क्या है? गाइनोक्रिटिसिज्म किस चीज को बोलते हैं? गाइनोक्रिटिसिज्म जो है एक एंग्लो अमेरिकन ब्रांच है जो कि फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म की एक बहुत ही फेमस ब्रांच है। इसका ओरिजिन जो है एलियन शोवाल्टर, यहाँ पर हमने जो पढ़ा था, इनके पास से लिया गया है। इसका ओरिजिन इनके पास से, एलियन शोवाल्टर जो ब्रिटिश थे, इनके पास से लिया गया है। ये जो है इट बिगन टू रिकंस्ट्रक्ट लॉस्ट एंड सप्रेस्ड रिकॉर्ड ऑफ फीमेल्स। जो फीमेल्स का मतलब जो लोग सप्रेस मतलब दब चुके थे प्रेशर में सोसाइटी के, जैसे कि अपन पढ़े थे पहले के, फीमेल्स को इतना तक राइट नहीं था कि वो लोग अपने खुद के नेम से बुक पब्लिश कर सके। तो वैसे ही ये गाइनोक्रिटिसिज्म में ये फेसेस थे, ये गाइनोक्रिटिसिज्म के भी कुछ फेमस फेसेस थे। ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था? मतलब जब स्टार्ट हुआ था जब वुमेन की सोसाइटी में कुछ भी वैल्यू नहीं थी, ना प्रॉपर्टी वुमेन अपने नाम पे ले सकते थे, ना वो लोग अपने नाम से लिख सकते थे, ना वो लोग अपने आप को सोसाइटी में रिवील कर देते। उन लोग को कम्प्लीटली लाइक लोअर ग्रेड ऐसा कुछ माना जाता था। उन लोग की कुछ की खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं थी उस टाइम पर। तो ये एलन शोवाल्टर जो है उन्होंने बताया कि दो टाइप्स ऑफ टेक्स्ट होते हैं। टेक्स्ट मतलब राइटिंग्स दो टाइप्स की होती है। फर्स्ट इज एंड्रोटेक्स्ट। एंड्रोटेक्स्ट मतलब द टेक्स्ट रिटन बाय मेल या फिर बुक्स बाय मेन। जो भी मेल मेल राइटर्स जो लिखे उसको एंड्रोटेक्स्ट बोलकर बताया। एंड गाइनोटेक्स्ट, जो गाइनोटेक्स्ट है वो है बुक्स बाय वुमेन। क्लियर? गाइनोक्रिटिसिज्म हम पढ़ रहे हैं, उसमें हमारा ये टॉपिक आया कि एलन शोवाल्टर इन लोग को कैसा ये गाइनोक्रिटिसिज्म को कैसा शो करे, कैसा वर्क्स बताए। और गाइनोक्रिटिसिज्म क्या है? वुमेन को वापस अपनी इंडिविजुअलिटी बताना, वुमेन को वापस सोसाइटी में अपनी वैल्यू बताना। तो इसमें ये एक वर्ड्स बोले के टेक्स्ट दो टाइप्स के होते हैं। एक रहता है एंड्रोटेक्स्ट जो होता है रिटन बाय बुक्स रिटन बाय मेल या मेन। दूसरा है गाइनोटेक्स्ट विच इज बुक्स रिटन बाय फीमेल या वुमेन। This movement has encouraged the emergence of new writers and recovered the forgotten and unvaluable text. तो ये मूवमेंट में क्या हुआ? जो भी राइटर्स थे, जो पुराने चीजें जिसको वैल्यू नहीं दी जाती थी, पुराने राइटिंग जिसको वैल्यू नहीं दी जाती थी, उन लोग को वैल्यू देने जाने लगी। तो एक गाइनो क्रिटिसिज्म के थ्री फेसेस है अगेन। फर्स्ट फेस है फेमिनाइन, जो कि 1840 टू 1880 तक चला था। यहाँ पर वुमेन राइटर्स जो थे, जैसा कि जेन ऑस्टन, मैरी एंड इवास, ये लोग जो बॉयज के पेन नेम्स, मेन के पेन नेम्स लेके, जैसा कि मैरी एंड इवास जॉर्ज इलियट के नाम से और ब्रोंटी सिस्टर्स जेन ऑस्टन के नाम से लिखते थे। ये सारे पेन नेम्स मतलब इन लोग को इतना राइट नहीं था इन लोग के पास, ये लोग इतना गर्ज नहीं थे, इन लोग के पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि खुद के नाम से लिखे। बिकॉज अगर इन लोग उस टाइम अपने नाम से लिखते तो वो कोई खरीदते भी नहीं, पढ़ते भी नहीं थे शायद, और इन लोग आज इन लोग की अपन हिस्ट्री में लोग को नहीं पढ़ते थे। तो वुमेन्स राइट है डोमिनेटेड थे मेन आर्टिस्ट से। उन लोग को छोटा समझा जाता था, कोई मेल आर्टिस्ट है तो उन लोग को ज्यादा समझा जाता था।
और इन लोग को कोई इक्वालिटी नहीं दी जाती थी, इन लोग के कोई अचीवमेंट्स को प्रेजिंग्स नहीं दी जाती थी, इन लोग की कोई तारीफ नहीं की जाती थी। क्लियर? ये फेमिनाइन फेस है। नेक्स्ट है फेस फेमिनिस्ट, जो कि 1880 टू 1920 में स्टार्ट हुआ था। तो इस फेस में क्या हुआ, जैसे कि वुमेन्स को अभी इस फेस में मेल का नाम लेकर लिखने की जरूरत नहीं थी, वो खुद अपने नाम में अपने आइडेंटिटी के हिसाब से लिख सकते थे। सेपरेट पोजीशंस, मेल्स के सेपरेट पोजीशन और फीमेल्स के सेपरेट पोजीशंस दिए गए थे। और वुमेन्स राइटिंग्स और मेन्स राइटिंग्स, जो वुमेन्स के राइटिंग्स थे उन लोग को मेल के स्टैंडर्ड से वैल्यू किया जाता था, और वुमेन की क्या वैल्यू है वो अलग से लोग बताना चाह रहे थे उस वक्त। लाइक वुमेन की भी कुछ वैल्यू है, वुमेन, बिकॉज पहले क्या था, टेक्स्ट वुमेन लिखते थे लेकिन मेल के नाम में। अब लोग जब खुद के नाम में लिख रहे थे तो लोग क्या कर रहे थे, मेल के राइटिंग्स और फीमेल्स के राइटिंग्स को दोनों को कंपेयर कर कर दोनों की वैल्यू क्या है वो पता कर रहे थे। और इस टाइम के लोग को ये पता चला कि जो राइटिंग स्टाइल मेल्स का है दैट इज डिफरेंट, जो राइटिंग स्टाइल फीमेल्स का है दैट इज डिफरेंट। बिकॉज दोनों में अलग अलग इमोशंस होते, दोनों का वे ऑफ थिंकिंग अलग रहता, दोनों के जो मतलब अपब्रिंगिंग रहती वो अलग तरीके से होती। इसीलिए लोग के राइटिंग्स में कहीं ना कहीं वो चीज आ जाती है उन लोग के अंदर से, वो लोग वो बता देते कि व्हाट आर देयर। और यहीं पर ओके, हम थर्ड फेज की बात करेंगे। थर्ड फेज है फीमेल फेज, जो कि स्टार्ट हुआ था 1920 में, एंड ये अभी भी चल रहा है। तो फीमेल फेस में जो है, फीमेल नए नए एक्सपेरिमेंट्स करने लगे, नए नए राइटिंग्स लिखने लगे, अपने हिसाब से लिखने लगे, और इन लोग के ऊपर कोई बाउंड्री सेट नहीं है। मतलब इन लोग को कोई भी, पहले जैसा होता था कि इन लोग लिख नहीं सकते थे, ये नहीं, ऐसे इन लोग के पास कोई बाउंड्री सेट नहीं है, दे आर फ्री। क्लियर? नेक्स्ट है, फर्स्ट हम देखेंगे कि हम क्या देख रहे थे। हम गायनो क्रिटिसिज्म देख रहे थे, जो कि फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म का एक मेन पार्ट है। तो गायनो क्रिटिसिज्म में हम ये देखे कि इलियन शोवाल्टर जो है गायनो क्रिटिसिज्म में अपने राइटिंग्स दिए, और इन्होंने बोले कि एंड्रो टेक्स्ट रहता और गायनो टेक्स्ट रहता, दो किस्म के टेक्स्ट रहते बोलकर इन्होंने बताया। और इसमें थ्री फेसेस है, फेमिनाइन फेस, फेमिनिस्ट फेस एंड फीमेल फेस। नेक्स्ट है इक्रिटर, इक्रिटर फेमिनिज्म। तो ये फेमिनिज्म जो है वो नेचर ऑफ फीमेल वर्ल्ड पर फोकस करता था, ये फीमेल के वर्क्स पे फोकस करता था, ये जो है मेल के ऑलरेडी जो राइटिंग्स है उस पर अटैक नहीं करता था। कि जनरली क्रिटिसिज्म क्या होता है, जो ऑलरेडी चीजें लिखे हुए हैं उस पर अटैक करके, नहीं ये सही नहीं है, ये गलत है, ये ऐसा होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, उसको क्रिटिसाइज करना, उसको गलत बताना, गलत प्रूफ करना और खुद के पॉइंट को सही प्रूफ करना इस क्रिटिसिज्म इन अ जर्नल सेंस। लेकिन यहाँ पर इक्विटाइर फेमिनिज्म में क्या हुआ, ये लोग फीमेल के वर्क्स पर फोकस करे, मेल के वर्क्स को कोई अटैक नहीं करे, या फिर उस पर अटैक करके ये नहीं बोले कि योर वर्क इज समथिंग डिफरेंट। ये लोग अपना आप अपने वर्क पे फोकस करें। ये स्टार्ट हुआ था फ्रेंच मूवमेंट से, ये फ्रेंच से स्टार्ट हुआ था। क्रिटाइड फेमिनिज्म जो है फ्रेंच से स्टार्ट हुआ था। हेलेन फिक्सिस एक राइटर थी, हेलेन फिक्सिस एक राइटर थी।
उन्होंने द लाफ ऑफ मेडुसा ऐसे लिखा था एक। इन्होंने क्या किया था, एक ऐसे लिखा था और वो ऐसे का नाम था द लाफ ऑफ मेडुसा। यहाँ पर से ये एक्रिटर फेमिनिज्म की शुरुआत हुई। क्लियर। अब इसमें क्या क्या हुआ देखिए। क्रिस्टिफ बोलकर एक राइटर है, उन्होंने क्या करे यहाँ पर आर्ग्यू करे, बोले कि जो लैंग्वेज है इंग्लिश लैंग्वेज, वो खुद ही एक मैस्कुलाइन लैंग्वेज है, वो एक मेल की लैंग्वेज है, उसमें फीमेल की कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है, कोई भी वर्ड फीमेल के लिए बिलोंग नहीं करता। जब हम बात करते हैं द वर्ड आई की, इफ सपोज मैं आपसे पूछ रही हूँ व्हाट इज योर नेम, तो यू से माय नेम इज, या फिर आई एम। हु आर यू, मैं आपसे पूछ रही हूँ हु आर यू, तो आप कहाँ से शुरुआत करते हो, यू से के आई एम लाइक सो एंड सो, जो भी आपका नाम है। तो यहाँ पर क्रिस्टिव ने कहा कि जो वर्ड है द फीमेल आई, इंग्लिश में फीमेल के लिए आई वर्ड है ही नहीं, ये वर्ड सिर्फ मेल के लिए है। अगर कोई फीमेल यूज करे कि आई एम दिस, आई एम अ टीचर, तो वो टेम्पररीली खुद को एक मेल की पोजीशन पे अज्यूम कर रही है, वो फीमेल की पोजीशन पर नहीं है, वो मेल की पोजीशन पे टेम्पररीली खुद को ऐसा अज्यूम कर रही है बोलकर इन्हों आर्ग्यू करे। और ये जो एक्रेटर फेमिनिज्म है, इसमें फेमिनिस्ट के न्यू न्यू स्टाइल्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, न्यू इमेजेस, न्यू राइटिंग्स, और जो राइटिंग्स होते थे वो वुमेन स्टाइल में लिखने की शुरुआत हो गई। और ये राइटिंग्स ऐसे होते थे जहां पर जो टेक्स्ट पढ़ के आपको पता चलता था कि फीमेल की सेक्सुअलिटी, राइटिंग, मतलब लिखने और पढ़ने में आप लोग को पता चलता था कि इसमें वुमेन की सेक्सुअलिटी को ज्यादा दिखाया गया एक्रेटर फेमिनिज्म में। तो यही था आज की हमारी क्लास में फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म में, और जो फेमस राइटर्स और राइटिंग्स है वो मैं यहाँ पर आपको क्लास में मेंशन कर दी। ऑलरेडी आज का टेस्ट के नोट्स ए का टेस्ट नहीं लिए, प्लीज टेक आउट सम टाइम एंड वो टेस्ट कंप्लीट करो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। आप लोग को खुद आइडिया होता है कि आप लोग कितना अटेम्प्ट कर सकते, प्रैक्टिस होती है आप लोग की। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।